हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसी का, स्वतंत्रता के पहलू। इससे पहले हमने स्वतंत्रता के बारे में जाना, उसकी परिभाषाएं पढ़ी, उसका अर्थ पढ़ा और स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार। कितनी तरह की स्वतंत्रताएं आपकी होती है? 8 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमने पढ़ी। अब है स्वतंत्रता के पहलू। 2 पक्ष हैं इसके बेटा, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। ये भी आपने वैसे पीछे पढ़ लिया, वही सारी डिटेल है बुक में आपके पास। ये PDF मैंने डाली है, आप वैसे पढ़ सकते हो। नकारात्मक स्वतंत्रता वो जिसमें फुली फ्रीडम हो, मतलब किसी भी तरह का कोई भी बैन उस पर ना लगाया जाए। और सकारात्मक वो जो जिसमें उचित बैन्स लगाए जाए, उचित प्रतिबंध आपके ऊपर लगाए जाए, जिससे कि समाज का अच्छा हो, सबके लिए जो ठीक हो। ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं वो आपके हॉब्स, रूसो, स्पेंसर, बेंथम, मिल, कॉन्स्टेंट एंड टॉकविले। ये हैं, ये चाहते हैं कि फ्री फ्रीडम होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सरकार किसी भी तरह का कोई बैन जनता पर ना लगाए। उनके अनुसार किस तरह की स्वतंत्रता ही होगी आपकी, जैसे नीचे आपके पॉइंट्स दे रखे हैं। स्वतंत्रता का अर्थ उनके लिए क्या है? बंधनों का पूरी तरह नहीं होना, कोई बंधन नहीं होना चाहिए व्यक्ति के ऊपर। कानून क्या करता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है, यानी कि जब सरकार कानून बनाती है तो उससे क्या होती है? उसकी फ्रीडम बैन होती है। तो जाता है ऐसी सरकार हो, या सरकार कम से कम कानून बनाए या बनाए ही ना, ये सरकार होनी ही नहीं चाहिए कि सरकार होगी तो कानून बनाएगी। तीसरा, व्यक्ति और उसके कार्यों पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकार हो भी तो किसी तरह का कोई नियंत्रण उन पर ना करे, सिर्फ जो राज्य के लिए जरूरी कार्य वो करे, लेकिन किसी तरह का कोई बैन उन पर ना लगाए। व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति का अधिकार इनके अनुसार असीमित है, कितनी भी संपत्ति कमाए उस पर कोई बैन नहीं होना चाहिए, और अपने जीवन को बचाने के लिए वो कुछ भी करे। कम से कम शासन करने वाली सरकार सबसे अच्छी है। यहाँ पे शासन से मतलब यही है कि सरकार कम से कम कानून बनाए ताकि उन पर बैन ना लगे या उनकी स्वतंत्रता बाधित ना हो। ठीक है, तो आज के टाइम में ये कॉन्सेप्ट तो कोई भी देश वो नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा राज्य के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि वो संपत्ति से रिलेटेड है आपका, कि वो कुछ भी करे, कितना भी कमाए, कहाँ भी किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें सरकार किसी तरह को बैन ना करे। राज्य के अधिकार बहुत अधिक सीमित होने चाहिए, यानी थोड़े से थोड़े अधिकार सरकार के पास हो और नागरिकों के पास ज्यादा अधिकार। वर्तमान समय स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू को नामंजूर कर दिया गया है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सरकार ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती किसी भी देश की, इसलिए इसको नहीं माना जाता। सकारात्मक इसके बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि सरकार कानून बनाए, लेकिन कानून ऐसे जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास को ना रोके, वो अपना पूरा विकास कर पाए, यानी कि अच्छे कानून बनाए, और जो बैन्स लगाए वो भी कैसे हो? सकारात्मक हो, यानी कि जो उसके जीवन को आगे बढ़ने में सहायक बने, ना कि उसकी तरक्की को रोकने में। तो स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू का सही अर्थ और स्पष्ट रूप स्पष्ट करता है, इसलिए मानता है कि समाज के सामाजिक जीवन को ठीक तरह से चलाने के लिए कानूनों की व्यवस्था करना अनिवार्य है, यानी बिना कानून के तो समाज चल ही नहीं सकता, कानून तो बनेंगे ही। तो ऐसा करने से ये सामाजिक व्यवस्था क्या हो जाएगी? तहस नहस, अगर नहीं किया जाए। यही वजह है कि आधुनिक समय में लॉक, TH ग्रीन, लॉस्की, कैटले, मैकेंजी, रूसो आदि विद्वानों ने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष का समर्थन किया है। वो क्या कहते हैं इसके बारे में कि कानून की मौजूदगी और पालन में ही स्वतंत्रता पनपती है और सुरक्षित रहती है, अदरवाइज स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। अगर हर व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा तो एक अपनी स्वतंत्रता को मनवाने के लिए दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर लेगा, उससे छीन लेगा। ठीक है, कानून होगा, कानून का डर होगा, तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो अगर स्वतंत्रता चाहिए या सुरक्षित रखनी है तो कानूनों को मानना ही पड़ेगा। इसलिए लॉक ने लिखा है कि जहाँ कानून नहीं वहां पर स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती, कानून के बगैर स्वतंत्रता नहीं हो सकती। आगे, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव नहीं है, बंधन हो लेकिन कैसे? उचित। स्वतंत्रता के सही उपयोग के लिए उचित बंधन आवश्यक है। व्यक्ति के विकास में बाधक बनने वाली सभी बाधाओं को दूर करा जाना चाहिए। व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूरा अवसर मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार असीमित नहीं है, जरूरत पड़ने पर सरकार उसे बैन कर सकती है। ठीक है, तो ये अधिकार सरकार के पास होना चाहिए। अधिकार दिए गए हैं, राज्य द्वारा दिए गए हैं, सरकार द्वारा दिए गए हैं। अगर व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसको बैन करने का अधिकार भी राज्य के पास होना चाहिए, यानी कोई भी अधिकार हमारा असीमित, अनलिमिटेड नहीं है, उसको बैन किया जा सकता है। अब इसके सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में आगे आपके
वो दिए गए हैं कि ये बेटर है तो बेटर किस तरह से है। ये सकारात्मक तो व्यक्ति की मनमानी पर रोक लगाने के बाद उसका विकास करने के सभी कार्यों की आज़ादी इसमें होती है, इसलिए अच्छी है। यानी अपना विकास व्यक्ति का नहीं रुक रहा है, लेकिन बस उसकी मनमानी रोकी जा रही है। इससे व्यक्ति और समाज दोनों का भला होगा। व्यक्ति की मनमानी पर रोक लगाने से जंगल राज स्थापित नहीं हो पाएगा, एक अच्छी व्यवस्था कायम होगी और राज्य कानून बनाकर व्यक्ति का विकास करने में सहायक बनेगा। मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने से वह अपने जीवन और आवश्यकता को समाज में रहकर ही पूरा कर सकता है, इसलिए नकारात्मक रूप की बंधन रहित स्वतंत्रता किसी को भी नहीं दी जा सकती। समाज में रहना है तो हमें समाज के नियमों का पालन करना ही पड़ता है। सामूहिक जीवन बिताने के लिए कुछ कानूनों का सभी लोगों द्वारा पालन करना बहुत जरूरी है। सकारात्मक स्वतंत्रता इस जरूरत को पूरा करती है। व्यक्ति अपना विकास अकेले नहीं कर सकता, पूरे समाज के साथ रहकर उसके साथ मिलकर ही, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं किसी काम के लिए, अकेले हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो जब समाज में रहना है तो हमें उसके नियम भी मानने पड़ेंगे। सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य कानून बनाकर व्यक्तियों के विकास के रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करता है, इसके साथ वो आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। तो शॉर्ट में सकारात्मक स्वतंत्रता का वातावरण में ही व्यक्ति, समाज और देश का पूरा विकास और उन्नति हो सकती है, नकारात्मक में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए ये पेज नंबर 26 पे आपका इनका कंपैरिजन दे रखा है, नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण में आपस में कंपैरिजन दे रखा है। इसमें 5 पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, हम एक दूसरे से का कंपैरिजन करें। जो नकारात्मक दृष्टिकोण वाले जो विद्वान हैं वो क्या कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। वो बुराई भी बता रहा है लेकिन साथ में इसकी आवश्यकता पर भी जोर दे रहा है, आवश्यक बुराई है, यानी कि जरूरत है राज्य की, राज्य के बगैर समाज संगठित नहीं हो सकता। तो राज्य तो जरूरी है, लेकिन एक तरह से क्या बोल रहा है राज्य को, ये बुराई है, क्योंकि राज्य होगा तो कानून बनेंगे, कानून बनेंगे तो स्वतंत्रताओं पर बैन लगेगा, और ये कैसी स्वतंत्रता चाहते हैं, बिल्कुल फ्री वाली, नकारात्मक वाली, इसलिए वो राज्य को कहते हैं एक आवश्यक बुराई है। सकारात्मक दृष्टिकोण का कहते हैं कि ये एक सकारात्मक अच्छाई है, राज्य में रहकर ही व्यक्ति का सबसे ज्यादा भला हो सकता है, या कानून बना करके ही उसको उसके विकास के मार्ग को खोला जा सकता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता उसे दी जाए लेकिन थोड़ी सी अच्छे बैन वाली, तो वो अपना विकास अच्छे से कर सकता है। दूसरा पॉइंट है नकारात्मक का लगे स्वतंत्रता का अर्थ उनके अनुसार क्या है, बंधनों का नहीं होना, मतलब किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। सकारात्मक वाला कहते हैं कि राज्य सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए, मतलब हर टाइप का उसका विकास वो करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ उचित प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, नकारात्मक में कोई बंधन नहीं, सकारात्मक में उचित प्रतिबंध, किस लिए, व्यक्ति के विकास के लिए। तीसरा नकारात्मक कहते हैं वो सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करे, यानी कम से कम कानून बनाए, कम से कम बैन लगाए। सकारात्मक वाले नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की है, तो उसके लिए वो जो भी करेगा, मतलब वो कार्य करेगा जिससे कि उसका विकास हो सके। ठीक है, सरकार वो काम करती है जिससे राज्य का विकास हो सके। चौथा, कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। इनके अनुसार राज्य जितने ज्यादा कानून बनाएगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्वतंत्रता कम होती चली जाएगी। तो और ये कहते हैं कि कानून की मौजूदगी में ही स्वतंत्रता बहुत अच्छी तरीके से हमें मिल सकती है, बिना कानून के नहीं मिल सकती। पांचवा पॉइंट आपका है व्यक्तियों को जीवन और संपत्ति का असीमित अधिकार दिया जाए। नकारात्मक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तियों के ये दो अधिकार ऐसे हो जिस पर सरकार का कोई राइट नहीं होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से इसको इस्तेमाल करे। ठीक है, तो और सकारात्मक वाले कहते हैं राज्य व्यक्तियों की संपत्ति के अधिकार को सीमित कर सकता है। जीवन के अधिकार को तो वो नहीं कह रहा है, लेकिन संपत्ति, क्योंकि जरूरत से ज्यादा संपत्ति भी कई बार समाज में दुष्परिणाम ला सकती है। ठीक है, वो अपनी संपत्ति का गलत प्रयोग कर सकता है। तो अगर ऐसा लगता है कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के कारण कुछ और गलत करना चाह रहा है समाज में, तो वो उसको बैन कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका एक कंपैरिजन है इसका। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पीछे आपके बुक में पीछे क्वेश्चंस में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार ही आ जाता है। ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा। आगे जो आपके ये दो टॉपिक्स है, स्वतंत्रता के समय J.S. मिल और ये वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कुछ अगर आपको इसमें क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, ये है स्वतंत्रता के संरक्षक, ये सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी।
ये वो चीजें जो कि हमारी लिबर्टी, हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाती है। ठीक है, जैसे मतलब कि हमारी स्वतंत्रता बनी रहे। समाज में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित बनी रहती है, कोई भी हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन नहीं सकता, ये वाली चीजें हैं। तो इसमें आपके आएंगी, पहला पॉइंट आपका जो है लोकतांत्रिक शासन। जिस भी देश में लोकतांत्रिक शासन पाया जाता है, आप डेफिनेटली मान सकते हो कि दैट मीन्स वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है। तो लोकतंत्र का अर्थ ही क्या होता है बेटा? लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। तंत्र मीन्स शासन, लोग मीन्स लोगों का शासन, यानी कि वहां की सारी शासन व्यवस्था ही कौन चला रही है? आम जनता चला रही है। तो आम जनता, तो यानी उनके अधिकार उनके पास है, तभी वो शासन चला पाएगी। तो लोकतांत्रिक शासन जिन देशों में है, समझो कि उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित है। लोकतांत्रिक शासन में सारी पावर नागरिकों के हाथ में आ जाती है। वो खुद अपनी सरकार चुनती है और जब चाहे उसे गिरा भी सकती है, अगर सरकार उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो। अगर वो अच्छी नीतियां नहीं बना रही तो उसकी आलोचना भी कर सकती है। और जैसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के टाइम पर वो अपनी मतलब डायरेक्ट अपने नेताओं से मिलती है और उनसे बात भी करती है और उनके काम का पूरा पूरा वो रखती है कि वो कैसा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं तो उन नेताओं को वो आगे प्रमोट करती है और सत्ता में आने का मौका देती है अपने वोटों के द्वारा, और नहीं कर रहे हैं तो उनको सत्ता से बाहर करने का रास्ता भी दिखाती है। तो एक तरह से पावर किसके हाथ में है? आम लोगों के हाथ में। किसमें? लोकतांत्रिक शासन में। तो जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां पर स्वतंत्रता सुरक्षित है। तो एक तरह से लोकतांत्रिक शासन क्या हुआ? स्वतंत्रता का सेफ गार्ड, ठीक है, संरक्षक। दूसरा है मौलिक अधिकार। ये फंडामेंटल राइट्स आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं, आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड है। ठीक है, तो इससे उनकी पावर और भी बढ़ गई है और ये किसी भी जहाँ भी फंडामेंटल राइट्स देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होते हैं, तो इसके द्वारा भी उसकी स्वतंत्रताओं को कोई उनसे छीन नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो जुडिशरी में जा सकता है, न्यायपालिका में उसकी गुहार लगा सकता है। ठीक है, तो सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि उसके मौलिक अधिकारों को वो सुरक्षित रखे। तो जिस देश में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं उस देश में भी लोगों की स्वतंत्रता क्या रहती है? सुरक्षित। तो मौलिक अधिकार भी, फंडामेंटल राइट्स भी एक तरह से क्या हुए? नागरिकों के स्वतंत्रता के सेफ गार्ड। ठीक है, और देश में सबसे ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान, और ये अधिकार आपके संविधान में शामिल होते हैं। तो इनको कोई भी सरकार आसानी से ना तो बदल सकती है, ना बढ़ा सकती है, ना घटा सकती है। दैट मीन्स इसकी पावर बढ़ गई है। ये आम अधिकार नहीं है, उनसे भी थोड़ा सा बढ़कर ऊपर वाली कैटेगरी में आ गए हैं। ठीक है, तीसरा जो सेफगार्ड है आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। अभी आपके साथ कुछ भी गलत होता है, जैसे सरकार कर रही है, कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई संस्था कर रही है, तो आपके पास क्या रास्ता है? आप कहाँ जाएंगे? आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो जिन देशों में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, यानी उस पर सरकार का कोई होल्ड नहीं है, वो एक स्वतंत्र संस्था की तरह काम कर रही है अलग होकर के, और उसके पास पावर है, वहां पर नागरिक अपने अधिकारों के लिए उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपकी कोई भी स्वतंत्रता या कोई भी चीज़ आपसे छीनी जाती है तो वो आप वहाँ जा करके उसको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अपील कर सकते हो। तो उसमें सरकार भी आपको उन्हें, आप इवन सरकार से भी लड़ सकते हो अगर आपका कोई अधिकार को छीनती है या आपकी स्वतंत्रता छीनती है तो जिन देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका है, निष्पक्ष न्यायपालिका है, वहाँ भी लोगों की स्वतंत्रता क्या हो गई? सेफ हो गई। ठीक है, यानी उनकी स्वतंत्रता सरकार, संस्था या कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता, उसके लिए वो न्यायपालिका में जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यानी कि निष्पक्ष न्यायपालिका भी क्या होगी? आपकी स्वतंत्रता की सेफगार्ड। इससे नीचे आपका फोर्थ पॉइंट है आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सरकार की पावर्स का बटा होना। ठीक है, विकेंद्रीकरण होता है बिखरा हुआ बाहर की तरफ, यानी कि बटा हुआ, और केंद्रीकरण होता है यानी सब जगह सब चीजें एक जगह सेंट्रलाइज हो जाए तो वो केंद्रीकरण, और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर्स बटी हुई है। किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में जब भी पावर इकट्ठी हो जाती है तो वो उसका मिसयूज कर सकता है क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन जब वही पावर एक के हाथ में न होकर एक से ज्यादा हाथों में होती है तो वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह अगर सरकार की शक्तियां भी बटी हुई हैं तो वो तानाशाह नहीं बन सकती। ठीक है, शासन की शक्तियां बटी हुई हों तो वो तानाशाह नहीं बन सकती। तो जिन देशों में
शक्तियों का विकेंद्रीकरण पाया जाता है, बटा हुआ पाया जाता है, वहाँ पर भी व्यक्तियों की, नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, सेफ हो जाती है। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही है। हमारे देश में भी देखो, राज्यों में राज्य की सरकार अलग है, केंद्र की सरकार अलग है, और उनकी पावर्स अलग है, उनकी पावर्स अलग है। और ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ लिखी हुई है? आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सी संस्था कैसे काम करेगी, उसके कार्य क्या है और उसकी पावर्स क्या है, तो वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। और दूसरा, उसके काम में कोई दूसरी संस्था इंटरफेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि हर किसी को अपना काम, अपनी पावर पता है, यानी सब कुछ बांट दिया गया है, तो दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते या परेशान नहीं कर सकते। तो जिन देशों में शक्तियों का बंटवारा पाया जाता है, वहाँ भी व्यक्ति की या नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। ठीक है, कोई भी एक संस्था या सरकार उसका हनन नहीं कर सकती है। लास्की कहता है कि राज्य में शक्तियों का जितना अधिक वितरण होगा, बंटवारा होगा, उसकी प्रकृति उतनी अधिक विकेंद्रित होगी। इससे व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता के लिए उतना ही अधिक उत्साह होगा। इसलिए अब ये माना जाता है कि किसी भी देश के शासन में एक स्थान पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, यानी सारी पावर एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर की इकाइयों द्वारा अलग अलग स्टेप हैं आपके सरकार के, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, और उससे ज़्यादा आपके स्थानीय लेवल पर भी जो होती हैं अलग अलग इकाइयाँ बनी हुई, और सबकी अपनी अपनी पावर है, अपने अपने क्षेत्र में काम करती है। दूसरी इकाई किसी और इकाई के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इसके द्वारा अलग अलग शासन चलाने से नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी, यानी कि अगर शक्तियों का बंटवारा है तो भी आपकी स्वतंत्रता सेफ है। पांचवा है कानून या विधि का शासन। ठीक है, कानून सबके लिए एक बराबर, जो भी कुछ कार्य हो रहा है वो कानूनों के अकॉर्डिंग हो रहा है, अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता। विधि का शासन स्वतंत्रता की सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है। इस व्यवस्था में सर्वप्रथम सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान होते हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी पद पर काम कर रहा है। ठीक है, अगर किसी ने एक गलत काम किया और दूसरे ने वही किया तो दोनों के लिए समान दंड है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक देश का प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी के ऊपर एक जैसे कानून लागू होते हैं। तो हो गए सब बराबर, सबकी बराबर स्वतंत्रता, सबके बराबर अधिकार, सभी व्यक्तियों को समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाता है। तीसरा, आरोपी व्यक्ति को उसका अपराध सिद्ध होने पर ही दंड मिलता है। चौथे, अपराध सिद्ध करने के लिए कानून की स्थापित प्रक्रिया, जो कुछ भी प्रोसीजर है वो पूरा किया जाता है। मुकदमा चलाया जाता है, वो अपना वकील भी कर सकता है, अपनी गवाहियां भी करा सकता है, अपने को बचाने के पूरे प्रयास वो कर सकता है, उसको पूरा मौका दिया जाता है। ठीक है, तो आरोपी व्यक्ति को अपना बचाव करने का पूरा अवसर मिलता है। ब्रिटेन में भी कानून का शासन लागू और आपके यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो कानून या विधि का शासन, यानी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आपकी स्वतंत्रताएं सुरक्षित है, बिना बात आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता या आपकी स्वतंत्रता आपसे नहीं छीन सकता। तो कानून का शासन जिन देशों में पाया जाता है वहां भी उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित है, सेफ है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक समानता और सुरक्षा। इंपॉर्टेंट है ये भी। नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए आर्थिक समानता और सुरक्षा बहुत जरूरी है। आपकी स्वतंत्रता कब हनन होती है? जब ग्रुप्स पाए जाते हैं, और हर देश में ग्रुप्स पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, अमीर और गरीब इनके बीचों की जो जाते हैं। तो ऐसा मोस्ट ऑफ देखा गया है कि अमीर आदमी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, उसके पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर हो जाती है और वो अपने से गरीब व्यक्ति की सुरक्षा, स्वतंत्रता का हनन करना शुरू कर देता है। नागरिक की स्वतंत्र सुरक्षा के लिए आर्थिक समानता और सुरक्षा बहुत जरूरी है। जिस देश में बेकारी, गरीबी, भूखमरी और अकाल की स्थिति होगी वहां स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। अब इन हालातों में व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, किसी भी तरह के कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो उसे मंजूर है या नहीं है। तो इस तरह से वो स्वयं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाता। उसे सामाजिक स्वतंत्रता तो मिल जाती है, वहाँ तो गरीब लोगों को हर समय उन्हें सामाजिक स्वतंत्रता भी नहीं मिल पाती है। समाज के लोग भी एक थोड़ा अलग तरह का व्यवहार करते हैं ना गरीबों के साथ। आप थोड़े सा अमीर हो तो दूसरा गरीब है तो उसके साथ आप बराबरी का व्यवहार करते हो? नहीं करते, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। वहाँ पे गरीब लोगों को हर समय अपना पेट भरने की चिंता लगी रहती है। तो लास्की कहता है जहाँ धनी और निर्धन, शिक्षित और अशिक्षित, वो मैं आपको बता रही थी ना, वर्ग बढ़ जाते हैं। धनी
निर्धन, शिक्षित, अशिक्षित और लोग हैं, वहां पर उनके बीच में किस तरह के रिलेशंस मिलते हैं? मालिक और दास। धनी होगा मालिक होगा, निर्धन होगा दास होगा, शिक्षित व्यक्ति मालिक बनेगा, अशिक्षित व्यक्ति दास। ठीक है, इस तरह के संबंध पाए जाते हैं। तो जहां भी आप अपनी मर्जी मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते, दैट मीन्स आपकी स्वतंत्रता खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो जिन देशों में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पर लोगों की स्वतंत्रता असुरक्षित हो जाती है। जहाँ आर्थिक समानता है यानी कि सभी लोग लगभग बराबर हैं आर्थिक रूप से, तो वहाँ पर स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। ठीक है, तो एक तरह से आर्थिक स्वतंत्रता भी क्या है? आपकी स्वतंत्रता की सेफगार्ड। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस और संचार माध्यम, ये तो बहुत मजबूत हथियार हैं देश की शासन व्यवस्था को हिलाने के। निष्पक्ष प्रेस, जो आप सुबह अखबार पढ़ते हो या न्यूज़ आपको सुनने को मिलती है, या और जो आपके संचार के माध्यम है टेलीफोन वगैरह, इससे आप सिर्फ अपने देश की नहीं पूरे विश्व के बारे में डेली की डेली अपडेट्स लेते हो। ठीक है, आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग में स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि का स्वतंत्र होना भी बहुत जरूरी है। इनके माध्यम से हमें पूरे देश की खबर मिलती है, पूरे विश्व की खबर मिलती है, कौन सी सरकार क्या कैसे काम कर रही है और नागरिकों के लिए क्या नई चीज़ें बनाई जा रही है, क्या तरक्की हो रही है, वो सारी चीज़ें हमारे नॉलेज में रहती है। तो इसका फायदा यह है कि अगर कभी सरकार नागरिकों की कोई ऐसा कानून बनाए जो नागरिकों की स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश कर रहा हो, तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इन माध्यमों से हम सरकार की आलोचना करते हैं। और जब हम एक चीज़ के बारे में अपनी बात को पूरे देश में भी फैला सकते हैं, जनमत को सोचिए। अभी तो ये चीज़ आप देख रहे हो ना व्हाट्सएप पे भी, लेकिन कई बार जिस पे दुष्प्रचार भी हो जाता है। अभी लोग व्हाट्सएप वगैरह इनके माध्यम से क्या करते हैं, नेट के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें आप जान रहे हो और आपका एक व्यू बनता है कि भाई किसी भी चीज़ के बारे में ये क्या सही है और क्या गलत है। तो जो चीज़ें सही आपको लगती है आप उनको और आगे तक फैलाने की कोशिश करते हो, जो गलत लगती है उनको बैन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से सरकार अलर्ट रहती है, यानी नागरिकों के व्यूज उसे पता रहते हैं। अगर वो कुछ भी गलत कर रही है तो सभी जनता उसके विरुद्ध होनी शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में सरकार के लिए खतरा हो जाए, तो ऐसे काम करने से बचेगी। तो जहाँ का आपका मीडिया सचेत है या जागरूक है, वहाँ पर लोगों की, नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता, ये भी आपका एक सेफ गार्ड है। आगे नेक्स्ट पॉइंट जागरूक जनमत है, वो इसी से रिलेटेड है। वैसे पॉइंट्स आपका अलग बनाया गया, लेकिन इसी चीज़ से जागरूक होने से मतलब ये है कि हम चीज़ों की टचिंग में रहें कि क्या सरकार कर रही है, क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है और हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे से रिलेटेड क्या चीज़ें की जा रही है। अगर हमें ये सब पता है तो हमें कोई भी सरकार हमें पागल नहीं बना पाएगी या हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीन नहीं पाएगी। स्वतंत्रता की सुरक्षा से में संगठित जनमत की भूमिका बहुत प्रभावशाली होती है। अगर वे जागरूक और संगठित हैं तो कोई भी सरकार उनकी स्वतंत्रता छीनने का दुस्साहस नहीं कर पाती। राजनीतिक दल और सरकारें संगठित जनमत से बहुत भय खाती है, क्योंकि इन्हीं से वोट मिलना है उन्हें, इसी से बन रही है और इसी से गिर भी सकती है। तो अगर ऐसा कोई भी कार्य वो करती हैं जो जनता के हित में नहीं है, तो एक जनमत बनना शुरू हो जाता है, लोग उसकी वो करनी शुरू कर देते हैं, तो इससे सरकार को डर लगता है। इसलिए कहा गया है सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल मंत्र है। अगर आप अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना चाहते हो तो जागरूक रहिए, जागते रहिए, यानी कि टचिंग में रहिए कि क्या चल रहा है, उस पर नजर रखिए। इसलिए लास्की ने भी कहा, कानून के शब्दों में अधिक नागरिकों की स्वतंत्रता की श्रेष्ठ और प्रखर भावना ही उसकी सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है। कितने भी अच्छे कानून बन जाए, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि कानून क्या है, आप किस तरह अपनी स्वतंत्रता को बचा सकते हो, आप जागरूक नहीं हो, तो वो कानून किसी काम के नहीं। तो कानून से भी ज़्यादा जरूरी है आपका अलर्ट रहना या आपका जागरूक रहना। तो आप शासन में पूरी इन्वोल्यूशन रखिए, जिससे कि आप अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकें। तो जनमत का जागरूक होना भी स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका 9th है शक्ति का पृथक्करण। आपने पीछे इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और पढ़ा, शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, ये और वो पॉइंट लगभग सेम है बेटा। स्वतंत्रता की सुरक्षा, पृथक्करण का मीनिंग भी वही होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर और सेपरेशन, यानी कि शक्तियां बटी हों किसकी, सरकार की, ताकि वो तानाशाह ना बने, नागरिकों के हित में काम करे, उसके अहित में ना करे। ठीक है, इसके बाद आपका सुसंगठित राजनीतिक दल।
अब जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां आपकी चलती हैं वो किसके इर्द गिर्द चलती है या किसके द्वारा चलती है? दलों के माध्यम से चलती है। तो दल भी कैसे होने चाहिए? अच्छे वाले दल, यानी कि नेताओं का स्वभाव अच्छा हो, दल सुसंगठित मजबूत हो और पार्टी के लिए मिलकर काम करने वाले, अनुशासन में रह करके, और इनकी मेन भावना क्या होना चाहिए? राजनीति में आने का मेन पर्पस क्या होना चाहिए? जनता की सेवा करना। ठीक है, तो अगर ऐसे दल देश के अंदर हैं तो वहाँ पे नागरिकों की स्वतंत्रता अपने आप सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि राजनीति में या नीतियाँ बनाना, सरकार बनाना या वोटिंग पाना, ये सारे काम इन दलों के आसपास ही घूमते हैं, सारी गतिविधियां इन्हीं के आसपास घूमती हैं। अगर दल अच्छे हैं, नेता अच्छे हैं, तो नेचुरली वो अच्छा काम करेंगे जनता के लिए और जनता की स्वतंत्रता अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। स्वतंत्रता छीनने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि उनके विकास के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, तो स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए सुसंगठित राजनीतिक दल जरूरी है और सुसंगठित विपक्षी दल सरकार के प्रत्येक काम पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। दोनों ही दल हैं, चाहे वो विपक्ष में बैठ रहे हैं या सरकार बना रहे हैं, दल ही बनाते हैं। अतः सरकार व्यक्तियों की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाकर निरंकुश नहीं बन पाती, क्योंकि विपक्षी दल सरकार की तीखी आलोचना करके उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। तो ये विपक्ष का काम है, वो अपना काम अच्छे से करे, और जो सत्ता दल है वो अपना काम अच्छे से करे, तो नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित है। तो अच्छे दल भी देश के अंदर यदि अच्छे दल हैं तो यानी नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित है, वो उसके सेफ गार्ड है। 11वां पॉइंट आपका है लिखित और कठोर संविधान। अब ये सारी ही बातें लिखी हुई हैं और ऐसी हैं जो कि जिन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। कोई भी सरकार अपनी सुविधा अनुसार उसमें बदलाव नहीं कर सकती, तो आपकी स्वतंत्रता सुरक्षित है। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स संविधान में लिख दिए गए हैं, तो कोई सरकार आपसे आपके ये अधिकार छीन ही नहीं सकती। ठीक है, तो आपकी स्वतंत्रता होगी सुरक्षित, आपके अधिकार सुरक्षित होंगे। इसी तरह जितनी भी चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, अगर वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित रूप में है तो उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो व्यक्ति और राज्य के संबंधों को संविधान निश्चित करता है कि राज्य नागरिकों के लिए क्या करेगा और नागरिकों का क्या कर्तव्य है, राज्य के लिए क्या करना, वो भी संविधान में लिखित है। ठीक है, वही ये भी बताता है कि नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब आपके पास रिटर्न में एक प्रूफ है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है देश में। ठीक है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन, देश की सारी संस्थाएं उसके अकॉर्डिंग ही चलती हैं। तो अगर आपकी ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है तो कोई भी सरकार, कोई व्यक्ति, कोई संस्था आपसे इनको छीन ही नहीं सकती। ठीक है, तो वही आपको बताता है कि नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई। अतः ये जरूरी हो जाता है कि संविधान कैसा होना चाहिए, लिखित हो, ताकि आप उस चीज को प्रूव कर सको कि भाई ये रिटर्न में है मेरे पास, और उसमें सरलता से संशोधन भी ना हो। नहीं तो आए दिन सरकार अपने हिसाब से उसको बदलती रहेगी। ठीक है, तो उसको बदलना भी कैसा हो, कठोर, मतलब तो बहुत मुश्किल से बदलने वाला प्रावधान होना चाहिए। संविधान का लिखित और कठोर रूप नागरिकों की स्वतंत्रता बनाए रखने में बहुत सहायक होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में है और बहुत ही कठोर भी है, उसको बदलना इजी नहीं है, तो आपकी स्वतंत्रताएं सुरक्षित है। यानी कि इस तरह से लिखित संविधान भी आपके लिए क्या बन जाता है, आपकी स्वतंत्रताओं का सेफ गार्ड। ठीक है, तो ये 11 पॉइंट्स आपके हैं बेटा, जो आपकी स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाते हैं। आपकी क्या, किसी भी देश में अगर ये पॉइंट्स हैं, ये चीजें हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस देश के नागरिकों की स्वतंत्रताएं सुरक्षित हैं। ठीक है, तो ये आपका ये टॉपिक यहाँ पर आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी आपने अब तक जो आप पढ़ रहे थे ना, वो सब क्या था आपका, कि हमें ये मिला, हमें ये मिला, हमें ये मिला। ठीक है, सरकार ने आपको बहुत सारी स्वतंत्रताएं दे दी जिससे कि आप अपना विकास कर सको, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्ति बहुत स्वार्थी होता है। वो चाहता तो बहुत कुछ है अपने लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो साथ साथ सरकार क्या करती है, आपकी इन चीज़ों पर कुछ निर्बंध यानी कि उस पर कुछ बैन्स भी लगाती है। अब उसके एक रीज़न भी वो बताती है कि क्यों बैन लगाए, अगर लगाएगी तो कैसे लगाएगी। आपने जैसे ऊपर पढ़ा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का भाव न होकर अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों को लागू करना है। इसका कारण है कि अगर किसी एक समाज के सदस्यों को बिना किसी बंधन के
फ्रीडम दे दी जाए तो सभी व्यक्ति अपनी मनमानी करेंगे, ठीक है, और एक जंगल राज स्थापित हो, व्यवस्था खत्म हो जाएगी, आदमी अपनी स्वतंत्रता से हाथ धो बैठेगा। इसलिए भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता देते समय उनका उचित पालन करने की दृष्टि से कई बंधन लगाए गए। इन बंधनों या प्रतिबंधों का वर्णन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के आपके आर्टिकल 19 के खंड 2 में किया गया है। क्या कहा गया है आपको, कैसे आपके ऊपर बैन्स लगाए जा सकते हैं, क्या करेंगे आप जब आपके ऊपर बैन लग जाएंगे। पहला, भारत की संप्रभुता और अखंडता के संरक्षण के लिए, यानी आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे देश की एकता और अखंडता खंडित होती हो। अभी जैसे आपके जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं उनको बैन किया जाता है, किस लिए, क्योंकि वो क्या काम कर रहे हैं, वो देश के विकास के लिए काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य अगर आप भी कर रहे हो तो आपको बैन किया जा सकता है, आपकी स्वतंत्रता आपसे छीनी जा सकती है, ठीक है। अभी तक ये पढ़ते आ रहे थे कि आपकी स्वतंत्रता सुरक्षित है, आपसे कोई ले नहीं सकता या वो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपसे आपकी स्वतंत्रताएं ली जा सकती हैं, जैसे अगर आप देश के लिए कुछ गलत करते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका उसी से रिलेटेड है, राज्य की सुरक्षा के प्रयोजन हेतु, अगर लगता है कि आप राज्य की सुरक्षा को कुछ नुकसान पहुंचाने वाले हो तो आपकी स्वतंत्रता आपसे छीनी जा सकती है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की दृष्टि से, ठीक है। आप ऐसी कोई अनर्गल बातें अगर कहने लग जाओ जिससे कि हमारे विदेशी संबंध खराब हो जाए पड़ोसी देशों के साथ में, तो उसके लिए आपको बैन किया जा सकता है। कई बार आते हैं ना लोग उत्तेजना में होकर इस तरह के भाषण या कहने वो बोलना शुरू कर देते हैं, तो उसका एक गलत मैसेज जाता है और हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो इस दृष्टि से अगर ऐसा कुछ हम करते हैं या कोई संस्था करती है तो उसको बैन किया जा सकता है, उस पर निर्बंध लगाया जा सकता है, ठीक है। सार्वजनिक जीवन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अगर आपकी कोई एक्टिविटी समाज के लिए घातक है, ठीक है, आप कोई ऐसा कार्य करने लगो जो कि समाज के लिए एक्सेप्टेड नहीं है या ठीक नहीं है, तो आपको बैन किया जा सकता है, ठीक है। आप मान लो हथियार लेके उसको लहराते हुए समाज में निकलो, मोटरसाइकिलों पे घूमो या लाउड म्यूजिक करके किसी का मखौल उड़ाओ या इस तरह की कोई भी गलत अश्लील हरकत अगर आप करते हो तो वो सारी चीज़ें वो समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं देती, उससे गलत दुष्प्रचार होता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए भी आपको बैन किया जा सकता है, आपकी स्वतंत्रता पर बैन लगाया जा सकता है। शिष्टाचार और सदाचार का पालन कराने हेतु, ताकि आप अच्छा व्यवहार करें समाज में। न्यायालय की अवमानना रोकने की दृष्टि से, अगर कोई भी टिकरी या कोई न्यायपालिका ने कोई आदेश लागू किया है सभी नागरिकों को उसके लिए, लेकिन आप उसको मानने से मना करते हो तो आपको बैन किया जा सकता है, क्योंकि न्यायालय जो कार्य कर रहा है वो सभी के लिए कर रहा है और समाज की दृष्टि हित को ध्यान में रखते हुए, तो आप उसको टाल नहीं सकते। मानहानि की घटनाओं को रोकने के लिए, मानहानि से मतलब किसी पर भी कोई गलत एलिगेशन लगाना जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बेस नहीं है, और आप यूं ही किसी के लिए गलत प्रचार प्रसार करना या कुछ भी गलत बोल देना, ये चीज़ें ठीक नहीं होती है। तो इसके लिए कोई भी आप पर मानहानि का वो केस कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें ना बढ़े समाज में, ठीक है, ये गलत मैसेज देती है समाज में, एक अलग माहौल बना देती है, तो उन चीज़ों के लिए। अपराध भड़काने की कोशिश को नाकाम करने के लिए, अब धर्म के नाम पर या किसी और चीज़ों को लेकर के जैसे भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं या एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो समाज में एक नकारात्मक मैसेज देती हैं, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए आपकी स्वतंत्रता बैन की जा सकती है। इन बंधनों के अतिरिक्त भी संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 6 के अनुसार ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको अपने आप पढ़नी है बेटा, और इसमें से कोई भी पॉइंट्स आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने आप पढ़ने की है, ये वो चीज़ें हैं जिससे आपको बैन किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल मंत्र है। ये पॉइंट आपका वहीं से आया है, अभी हमने जो सेफ गार्ड पढ़े थे, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल मंत्र है, उसमें जो आपका जागरूक जनमत वाला पॉइंट था, ये उसी की थोड़ी सी और डिटेल है कि अगर आप जागरूक हैं तो आपकी सारी स्वतंत्रताएं आपके पास है, लेकिन अगर आप सोए पड़े हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको पागल बनाकर आपकी स्वतंत्रता छीन सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको अपने आप ही पढ़ना है, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं, जो मैंने पहले समझाया वही सारी बातें हैं, थोड़ा सा और थोरोली है, ठीक है।
आगे आपका अगला टॉपिक है बेटा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये भी आप इसमें स्वतंत्रता में पढ़ चुके हो, वही वाला एक पॉइंट है, इसको क्लियर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है तो इसी की डिटेल इसमें आगे आप दी गई है। भाषण और अभिव्यक्ति यानी आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो किसी भी माध्यम से, बोल कर, लिख कर, छपवा कर, ठीक है, उस माध्यम से। और सबसे ज़्यादा जरूरी, एक व्यक्ति कुछ भी रह सकता है किसी चीज़ के बगैर, लेकिन बोले बगैर नहीं रह सकता लेकिन बोले भी तो कैसा, अच्छा बोले, ये ताकि समाज के लिए कुछ अच्छा हो, ऐसे ना बोले जिससे कि नफरत फैलती हो, भड़काऊ भाषण देना, ये सब चीज़ें बैन है, ठीक है। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है, ठीक है। नागरिकों को अधिकार दिया गया वो अपनी सरकार के प्रति कोई भी एक्शन ले सकती है अगर सरकार काम ठीक नहीं, क्योंकि उसने खुद अपने लिए सरकार चुनी है। अगर वो अच्छा काम कर रही है तो वो उसके साथ, और अगर नहीं कर रही है तो उसके विरुद्ध। प्रत्येक प्रजातांत्रिक सरकार इस स्वतंत्रता का बहुत महत्व देती है। इसके बिना जनता की तार्किक और आलोचनात्मक शक्ति को जो प्रजातांत्रिक सरकार के सुमित संचालन के जरूरी है विकसित नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर बोलेंगे नहीं तो अंदर के विचार बाहर नहीं आएंगे, विचार बाहर नहीं आएंगे तो मनुष्य का विकास नहीं हो पाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है शब्दों, लेखों, मुद्रणों से बता आपके जो प्रिंट होता है, ठीक है, और चिन्हों या किसी प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना। हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज करते हैं अगर हम कुछ लिख रहे हैं या छपवा रहे हैं तो वो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी व्यक्ति के विचारों को किसी भी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना सम्मिलित है जिससे वह दूसरों तक उसे पहुंचा सके। बोल रहे हैं तो भी दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, लिख के भी अब दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, और छपवा करके भी हम दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो दुनिया के प्राय सभी देशों में तथा हर युग में समाचार पत्र, पुस्तक, फिल्मी नाटक आदि पर प्रतिबंध लगाने की मांग रहती है। कुछ पुस्तकों पर इसलिए प्रतिबंध लगाया जाता है क्योंकि उसमें ईश्वर या रूढ़िवादी समाज के बारे में निंदा की जाती है, ठीक है। हर व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर रहा है, लेकिन वो विचार समाज के लिए कैसे हैं ये हमें तय करना है, ठीक है। ऑब्रे मेनन की रामायण रिटोल्ड, सलमान रुश्दी की सैटानिक वर्सेस इस संबंध में महत्वपूर्ण है। ये ऐसी पुस्तकें जिन पर कुछ टाइम के लिए बैन्स लगाए गए, यानी ये समाज में एक पूरी क्रांति ला सकते थे, इस तरह के विचार थे। इस प्रकार एक चीनी समाचार पत्रिका को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इसके प्रचार अधिकारी द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को प्रकाश में लाई थी। चाइना में मैंने पहले बताया था कि कम्युनिस्ट सरकार है तो वो काफ़ी कुछ नागरिकों के साथ गलत वो करती है, तो इस पत्रिका ने उन्हीं गलत चीज़ों को प्रचारित किया था, इसलिए उसको बैन कर दिया गया ताकि सरकार की जो गलत नीतियाँ वो विश्व के सामने ना आए। इस प्रकार एक विदेशी फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट और दीपा मेहता, ये हमारे देश की हैं, वाटर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ये फिल्म भी आप में से तो किसी ने नहीं देखी होगी। इस फिल्म में वाराणसी के जो विधवा के आश्रम होते हैं उसमें जिस तरह से उनका शोषण किया जाता है, ये अब तो नहीं, पुराने समय में ऐसा होता था, तो उसको उस फिल्म के माध्यम से वो लेके आई थी। लेकिन वहाँ के एक समाज के वर्ग ने, ये ब्राह्मण वर्ग था, उसने इसका बहुत विरोध किया और उस पर बैन लगाया गया क्योंकि इसमें समाज के कुछ रूढ़िवादी घृणित कार्यों को दिखाया गया है। अगर देखा जाए तो ये सब प्रतिबंध अस्थायी समाधान है, कुछ टाइम के लिए आप उसको रोक देंगे लेकिन ये चीजें फिर निकल कर सामने आती है क्योंकि ये तात्कालिक मांग को पूरा कर देता है लेकिन स्थायी समाधान नहीं। कि ऐसा है क्यों इसको रोका जा रहा है? जरूरत है ऐसी चीजों को जड़ से खत्म करने की जो कि समाज को रूढ़िवादी बनाता है, जिससे समाज में कुछ अच्छा नहीं हो पाता है। वास्तव में विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगना चाहिए और किस में नहीं। इसका उत्तर यही होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कह दे, हो सकता है उसका बहुत गलत प्रभाव समाज पर पड़े, ठीक है। ये स्वतंत्रता का नकारात्मक धारणा होगी कि आपको बोलने का अधिकार है तो आप कुछ भी बोलो। स्वतंत्रता के सकारात्मक धारणा के अनुसार सामाजिक व्यवस्था, मर्यादा, नैतिकता के हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, लेकिन सीमित अर्थों में, जहां तक ठीक है। जब लगता है कि समाज के लिए भयंकर हो सकती है या इससे गलत दुष्परिणाम आ सकते हैं तो उस पर लगाया जाए, ठीक है। अभी ये आपका यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो गया बेटा और आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। इसमें जो आपके ऑप्शनल हैं ये नहीं करने हैं, ठीक है, ऑप्शनल हम बाद में करेंगे।
आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है बेटा, अभी आप इसको अच्छे से थॉरोली पढ़िए, कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा नंबर है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप स्कूल में भी आके मुझसे मिल सकते हैं 8 से 12 के बीच में।